का इज डिफरेंट फुटिंग इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसे। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है इस ये भी अक्सर पीटी का ही क्वेश्चन है, ये अजय हसिया का केस है, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। इसमें कहा गया कोर्ट स्ट्रक डाउन द रूल प्रिस्क्राइबिंग हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर द ओरल टेस्ट, कि ओरल रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट दोनों अगर हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो उसमें कहा गया कि ओरल टेस्ट को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता है इन कंपैरिजन टू written subjective paper. The court struck down the rule prescribing high percentage of marks for oral test, that is allocation of 1/3 of total marks for the oral interview was plainly arbitrary, कि 1/3 अगर सपोज कीजिएगा 90 नंबर का अगर पेपर का अगर वो है आपका पूरा टोटल कि 90 नंबर में जिसमें कि या ये मान के चलिए 100 नंबर का अगर पूरा एग्जाम है आपका, जिसमें है कि 33.5 आपने इंटरव्यू के लिए एलोकेट कर दिए मार्क्स और 66.5 आपने सब्जेक्टिव के लिए आपने एलोकेट कर दिए। तो इस तरह के जो क्लासिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में उन्होंने माना कि ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन है और ये वायलेटिव है आर्टिकल 14 का। इसी तरह से फिर केस आए AR आरती सप्रू वर्सेस J&K। इसका साइटेशन है AR 1981 SC 1009। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि द एलोकेशन ऑफ 30% मार्क्स फॉर द वाइवा वोसी फॉर द एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज वाज एक्सेसिव, लेकिन इसका पलट के मतलब 41 ये 1981 में ही बाद में फिर उसी ईयर में दूसरा केस आया लीलाधर वर्सेस राजस्थान का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वेयर 25% परसेंट ऑफ मार्क्स ऑफ द कॉलेज वर एलोकेटेड फॉर द इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ मुंसिफ्स इन द राजस्थान जुडिशियल सर्विस, इट वाज हेल्ड दैट सिलेक्शन वर नॉट इलीगल, कि अगर वहां पर अगर 25% मार्क्स अगर एलोकेट कर दिए हैं इंटरव्यू के लिए राजस्थान जुडिशियल सर्विस में राजस्थान सिविल जज के एग्जाम के लिए, तो वो इलीगल नहीं है। तो यहाँ पे बाद में फिर ऑब्जर्वेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि अजय हसिया और अशोक कुमार यादव का जो केस, अशोक कुमार यादव का केस आया एक, उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेस्ट इवॉल्व इन द केस ऑफ अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब में अशोक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा कैन नॉट बी अप्लाइड इन एवरी केस एंड पर्टिकुलरली इन सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशनल, कि हर केस में अप्लाई नहीं हो सकते हैं ये प्रिंसिपल्स। टेस्ट विच मे बी वैलिड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मे नॉट बी गुड वेयर इट कंसर्न सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सर्विसेज, कि अगर पब्लिक सर्विस के लिए किसी व्यक्ति का अगर सिलेक्शन किया जा रहा है या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एडमिशन के लिए किया जा रहा है और दोनों में डिफरेंट एलोकेशन मार्क्स हैं वाया ओसी के, तो वहां पर दोनों को कंपैरेटिवली कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में कहा गया अजय हसिया वर्सेस अशोक कुमार यादव के जो केस थे, जहां पर कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था प्रिस्क्राइबिंग हाई परसेंटेज मार्क्स फॉर ओरल टेस्ट एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन लीलाधर वर्सेस राजस्थान के केस में उसने क्लैरिफाई कर दिया कि टेस्ट में बी वैलिड फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस बट नॉट फॉर एंट्री इनटू पब्लिक सर्विसेज। तो इस तरह से कैसे तो यहाँ ये ऑब्जर्वेशन आया कि इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशनल हायर मार्क्स फॉर ओरल टेस्ट कैन बी अलॉटेड, कि अगर किसी प्रोफेशनल के लिए अगर हायर मार्क्स अगर एलोकेट किए गए हैं वाया ओसी के लिए तो उनको एलोकेट किया जा सकता है। ये नहीं कहा जाएगा वहां पर कि उसमें आर्बिट्रेरीनेस हो गई या अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट केस आता है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, इसका साइटेशन नोट कर लिए, ये भी 81 का केस है, AIR 1981 SC 1829। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस रेगुलेशंस जो कि रिटायरमेंट एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड थी उनको स्ट्रक डाउन किया। इसमें कहा गया कि एयर इंडिया एंड इंडियन रेगुलेशंस ऑन द रिटायरमेंट एंड प्रेगनेंसी बार ऑन द सर्विस ऑफ एयर हॉस्टेसेस as unconstitutional on the ground that conditions laid down therein were entirely unreasonable, arbitrary। तो इसमें रेगुलेशन 46 जो प्रोवाइड करती थी, इसमें ये कहा गया था एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस रेगुलेशन 46 प्रोवाइड करती थी कि दैट एन एयर होस्टेस वुड रिटायर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द कॉर्पोरेशन
अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 35 ईयर्स, कि या तो 35 ईयर्स एज हो जाए या फिर वो शादी कर लेती है, दोनों में से जो भी पहले होता है। इफ इट टुक प्लेस विद इन 4 ईयर्स ऑफ द सर्विस और द ऑन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, के 35 ईयर्स तक या फिर उसकी शादी हो जाती है, और अगर 4 साल के सर्विस के 4 साल के अंदर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, एंड विच एवर अकर्ड अर्लियर, जो सबसे पहले हो तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी एयर होस्टेस की सर्विसेज को, एयर होस्टेस की सर्विसेज को समाप्त कर दिया जाएगा। इसको चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने कहा कि द टर्मिनेशन सर्विस ऑन प्रेगनेंसी वाज मैनिफेस्टली अनरीजनेबल एंड आर्बिट्रेरी एंड वाज देयरफॉर क्लियरली वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में एक और केस आता है, के नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। के नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिए 1985 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 524। तो इसमें आंध्र प्रदेश पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ब्रैकेट में रेगुलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस ब्रैकेट बंद ऑर्डिनेंस वाज चैलेंज्ड। किस बेसिस पर चैलेंज किया गया? ग्राउंड ये था इसमें कि इस ऑर्डिनेंस से गवर्नमेंट ने जो रिटायरमेंट एज थी 58 से 55 कर दी थी। कोर्ट ने ये कहा कि रिडक्शन ऑफ एज ऑफ रिटायरमेंट वाज नॉट आर्बिट्रेरी एंड अनरीजनेबल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एज इट वाज टेकन बाय गवर्नमेंट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, कि गवर्नमेंट के द्वारा ड्यू कंसिडरेशन के द्वारा इसको अप्लाई किया गया विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू यंगर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसलिए जो 58 से 55 की एज जो है कम की गई थी के नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, इसके उसको वैलिड माना, उसको इनवैलिड नहीं माना। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट केस आता है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रदीप जैन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया लैंडमार्क जजमेंट है। इसका साइटेशन है ब्रैकेट में है 1984 ब्रैकेट बंद 3 SCC 654। इसमें कहा गया कि होलसेल रिजर्वेशन all seats in the MBBS and BDS courses made by state government of Karnataka, Uttar Pradesh and Union Territory of Delhi on the basis of domicile or residence within the state or on the basis of institutional preference for the students who have passed the qualifying examination, excluding all students not satisfying the residence requirements regardless of merit, was unconstitutional and as being violative of Article 14 of the Constitution. तो इसमें ये कहा गया कि सारी की सारी जो सीट्स थी, होलसेल रिजर्वेशन की बात हो रही है इसमें, कि सारी की सारी MBBS और BDS की जो सीट्स थी जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली ने डोमिसाइल के बेसिस पर अपने स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दी ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जिन्होंने 12th वहां से पास किया है उन्हीं के लिए हो गई वो सीट्स, मेरिट को उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। तो इसमें जस्टिस भगवती ने कहा कि एडमिशन इन दीज कोर्सेज सच एज MBBS, MS एंड MD शुड बी मेड प्राइमरीली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। कि एडमिशन MBBS, MD और MS में जो एडमिशन होना चाहिए प्राइमरीली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट। रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए, ना ही इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन वेयर सिटीजन्स रेजाइड। तो इस तरह से जो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटीज हैं वो गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, एनी डिपार्चर मेड फ्रॉम दिस रूल मस्ट जस्टिफाइड ऑन द टचस्टोन ऑफ आर्टिकल 14। की अगर कोई भी अगर रूल बनाया जाता है इस तरह का, वो जस्टिफाई किया जाना चाहिए, उसके द्वारा जस्टिफाई किया जाना है। आर्टिकल 14 के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए। आर्टिकल 14 के द्वारा जो टेस्ट प्रोवाइड किए गए उन टेस्ट में उसको खरा उतरना चाहिए। इसके बाद में वाई श्रीनिवास राव वर्सेस जे वीरैया का केस आया। इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा, वाई श्रीनिवास राव वर्सेस जे वीरैया, VERAIAH वीरैया। इसका साइटेशन है AIR 1993 SC 929।
इसमें कहा कि गवर्नमेंट पॉलिसी to give preference to less educated persons over more educated persons and granting license for running fair price shop was arbitrary and liable to be set aside. कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि लेस एजुकेटेड पर्सन्स को अधिक एजुकेटेड पर्सन्स के कंपैरिजन में प्रायोरिटी देना, जिसमें बेसिकली ये लाइसेंस से रिलेटेड था फेयर प्राइस शॉप के लिए, राशन की दुकान को चलाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रेफर अनएजुकेटेड पर्सन ओवर एन एजुकेटेड पर्सन अमाउंट्स टू अलाउइंग प्रीमियम ऑन इग्नोरेंस, कि मतलब उसके लिए एक प्रीमियम है एक अनपढ़ आदमी के लिए, कि कम पढ़े हुए व्यक्ति के कंपैरिजन में आप ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति के कंपैरिजन में आप कम पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर वरीयता दे रहे हैं तो उसके लिए एक प्रीमियम की तरह होगा। प्रीमियम होगा उसकी इग्नोरेंस का, इनकम्पिटेंस का और इनएफिशिएंसी का, और इस तरह से जो कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट केस आया इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन है ब्रैकेट में 9732। इसके बेसिकली रूल 9 में ये था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने रूल 9 में ये ऐड कर दिया कि 45 इयर्स जिन्होंने एज अपनी कंप्लीट कर ली है, ऐसे लोगों को एज एन एडवोकेट एनरोल नहीं किया जा सकता है। तो इसको चैलेंज किया गया। आर्टिकल 14 में कहा गया कि ये जो है सेक्शन 24 और आर्टिकल 14 के कंट्रावेंशन में है ये इस तरह का जो लॉ बनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना ऐसे कि इस तरह का जो लॉ बनाया गया है वो अनरीजनेबल और आर्बिट्रेरी है। तो इस तरह से जो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है वो आपका टॉपिक ये पूरा इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी में आपको 4 से 5 केसेस को याद रखना है, इनकी ऑब्जर्वेशन को याद रखना है। पहला केस है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु को याद रखना है। दूसरा आपको मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को याद रखना है। अजय खालिद मुजीब वर्सेस अजय हासिया को याद रखना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस को याद रखना है। आरडीसीटी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस को याद रखना है। और एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को याद रखना है। इसमें क्या कहा गया, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, ये मेनली इंपॉर्टेंट केस। बाकी ये प्रदीप जैन के केस को और इंडियन काउंसिल, तो ये इन केसेस को इसमें मेनली ध्यान रखना है कि इन केसेस में क्या ऑब्जर्वेशन दिया जो न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद में जो नया हमारा सब टॉपिक है वो ये है कि नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, कि अगर गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। जैसे आर्टिकल 13 में पढ़े हम कि कोई भी एक्ट है, कोई भी ऑर्डिनेंस है, कोई भी रेगुलेशन है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मेनली हमको एक केस को याद रखना है वर्ष यहाँ पे मेनली वो है बाल्को एम्प्लॉय यूनियन, BALCO, ये कैपिटल में है, बाल्को एम्प्लॉय यूनियन ब्रैकेट में रजिस्टर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन है AIR 2002 SC 350। इसमें कहा गया कि there can be no judicial review of economic policy of the government unless there is a violation of the constitution or any act. The court has thus imposed self-restraint on its judicial review. तो कोर्ट ने इस तरह से अपना जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसके लिए सेल्फ रिस्ट्रेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया। इसमें 5 जजेस बेंच ने कहा, बाल्को यूनियन एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 5 जजेस बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट की। उसमें ये कहा गया कि 5 जजेस बेंच ऑफ द कोर्ट अनएनिमसली हेल्ड दैट प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, पॉलिसी ऑफ डिसीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उसमें, एंड कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली रिफ्रेन्ड फ्रॉम इंटरफियरिंग विद द इकोनॉमिक डिसीजन। और इकोनॉमिक डिसीजंस हैं जो गवर्नमेंट के, उनसे कोर्ट को अपने आप को रिफ्रेन रखना चाहिए, अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस इज इन अ लैक एडजुडिकेबल डिस्पोजिशन, कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस हैं
उनका उनके बारे में उनको एडजुडिकेट नहीं करना चाहिए कोर्ट्स को, अनलेस द इकोनॉमिक डिसीजन, जब तक कि इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो बेस्ड हैं इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस को लेके, जो कि वायलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल लिमिट्स और पावर के लिए, और या किसी ऐसे कारण की वजह से जिससे कि भारत की अर्थ व्यवस्था सारी की सारी व्यवस्थाएं भंग ना हो जाए, जब तक ऐसा ना लगे या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं है, तब तक इस तरह के जो इकोनॉमिक पॉलिसी के डिसीजन लिए जाते हैं अगर गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन पर जुडिशियल रिस्ट्रेंट रखा जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा। तो बेसिकली ये यहाँ पर सेल्फ रिस्ट्रेंट की बात की सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, बाल्को एम्प्लॉइज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इसके बाद में आर्टिकल 14 और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की बात होती है कि आर्टिकल 14 और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए कि इसमें लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो सब्सटेंस सेंस में है, ये देखेंगे कि इसमें बेसिकली वेडनेस वरी प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी की बात होती है। इसमें लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन में वेडनेस वरी प्रिंसिपल्स की बात होती है। वेडनेस वरी रीजनेबलनेस टेस्ट मे बी अप्लाइड टू फाइंड आउट, वेडनेस वरी रीजनेबलनेस टेस्ट जो है कहां अप्लाई होना चाहिए, टू फाइंड आउट वेदर अ चेंज फ्रॉम वन पॉलिसी टू अनदर वाज जस्टिफाइड, कि एक पॉलिसी से अगर दूसरी पॉलिसी की तरफ अगर गवर्नमेंट जा रही है तो क्या उसको चैलेंज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए आर्टिकल 14 में। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अब इंडिया में पोजीशन क्या है, इंडिया में जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड केसेस आए, 2-3 केस आए। प्रिंसिपल ऑफ इसमें एक नवज्योत कॉर्पोरेशन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस अप्लाई करने की बात करता है, ठीक है। दूसरा एमपी ऑयल एक्सट्रैक्शन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें साइटेशन लिख लीजिएगा, नवज्योत कॉर्पोरेशन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का साइटेशन है AIR 1993 SC 155। दूसरा जो एमपी ऑयल एक्सट्रैक्शन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसका साइटेशन लिख लीजिएगा AIR 1998 SC 145। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स पॉलिसी टू एक्सटेंड रिन्यूअल ऑफ वन एग्रीमेंट टू सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज which came to be located in Madhya Pradesh on the invitation of the state as against the other local industries was not arbitrary, and said selected industries had a legitimate expectation of renewal under renewal claims which should be given effect to according to the past practices unless there was any special reason not to adhere to the practice। कि अगर कोई किसी पॉलिसी के रिन्यूअल के एक्सटेंशन के किसी एग्रीमेंट के रिन्यूअल के संदर्भ में अगर सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज को, जो कि मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है, उनको इन्विटेशन दिया जाता है स्टेट के द्वारा, और अदर लोकल इंडस्ट्रीज को नहीं दिया जाता है, तो वो आर्बिट्रेरी नहीं होगा और उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये आर्टिकल 14 के वायलेटिव है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो सब टॉपिक आता है आर्बिट्रेरी एक्शन। ये भी इसका राइट टू इक्वलिटी का ही पार्ट है कि स्टेट लायबल टू पे कंपनसेशन टू सिटीजन। इसमें पहला केस आया लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस MK गुप्ता, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस MK गुप्ता। इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिए 1994 ब्रैकेट बंद 1 SCC 243। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ लॉस और इंजरी इज कॉज्ड टू अ सिटीजन, अगर किसी सिटीजन को कोई लॉस होता है या इंजरी होती है स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन की वजह से, स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन की वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई भी लॉस या इंजरी होती है, तो वहां पर स्टेट लायबल है कंपनसेशन पे करने के लिए उस व्यक्ति को जिसका लॉस हुआ है या जिसको इंजरी हुई है। और पब्लिक ऑथोरिटीज जिनको एंट्रस्ट किया गया स्टैट्यूटरी एक्शन, स्टैट्यूटरी फंक्शन के लिए, वो नेग्लिजेंट नहीं हो सकती, ऐसा इसमें ऑब्जर्वेशन दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो है कि रूल्स क्या है नेचुरल जस्टिस के, इसमें पहला केस आया, ये भी लैंडमार्क जजमेंट है,
सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रजोनाथ, BROJO ब्रजोनाथ, NATH ब्रजोनाथ। इसका साइटेशन है AI 1986 SC 1571। इसमें यह कहा गया कि service rules empowering government corporation to terminate service of permanent employee without giving reasons on 3 months notice or pay in lieu of the notice period is violative of Article 14, being unconstitutional and arbitrary, unreasonable against public policy, as it wholly ignores the ऑडी अल्टरम पार्टम रूल। तो इसमें कहा गया कि सेंट्रल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति की परमानेंट एम्प्लॉय की सर्विसेज को अगर टर्मिनेट किया जाता है तो या तो उसे 3 मंथ्स का एडवांस नोटिस दिया जाएगा या फिर उसके इन लीव, उसके बदले में उसे 3 महीने की सैलरी दी जाएगी और साथ में रीजन भी दिया जाएगा उसको टर्मिनेट करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं किया गया है कि 3 मंथ्स का नोटिस नहीं, एडवांस नोटिस नहीं दिया गया है, 3 मंथ्स की बदले में सैलरी नहीं दी गई है, तो आर्टिकल 14 के जो प्रिंसिपल्स हैं वो वायलेट होंगे। क्यों वायलेट होंगे? क्योंकि वो अनकंसर्नेबल है, आर्बिट्रेरी है, अनरीजनेबल है और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। और ये जो जिस तरह से टर्मिनेट किया गया है, अगर ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है तो ये भी कहा जाएगा it has ignored the ऑडी अल्टरम पार्टम, the rule of ऑडी अल्टरम पार्टम। ऑडी अल्टरम पार्टम का मीन्स का होता है, ये बेसिकली रोमन कॉन्सेप्ट है ऑडी अल्टरम पार्टम, कि हियर द राइट टू हियर ऑफ द पार्टी, राइट टू हियर ऑफ पार्टीज, कि पार्टीज को आप हियर करेंगे। ऑडी अल्टरम पार्टम बेसिकली नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है। The service rules confers an absolute, arbitrary and unguided power upon the corporation to terminate the service of its employees without giving any reasons. And if it is given so, अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो इस तरह का जो स्टेट का एक्ट होगा वो अनकंसाइनेबल होगा, आर्बिट्रेरी होगा, अनरीजनेबल होगा और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा, and as well as it will be against the concept of doctrine of ऑडी अल्टरम पार्टम के भी विरुद्ध होगा। इसी जजमेंट को सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रजोनाथ के केस को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस DTC मजदूर कांग्रेस के केस में फॉलो किया गया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस DTC मजदूर कांग्रेस, इसका साइटेशन है AI 1991 SC 101। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रेगुलेशन 9B ऑफ दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ब्रैकेट में कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट सर्विसेज ब्रैकेट क्लोज रेगुलेशन 1952 जो है, जिसमें ये पावर दी गई है अथॉरिटी को टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ परमानेंट एंड कंफर्म्ड एम्प्लॉय बाय इशूइंग अ नोटिस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन and without giving any opportunity of hearing was wholly arbitrary, unreasonable and violative of Article 14 of the Constitution and therefore void. The regulation gave uncanalized and arbitrary power to the authority and thus violated the principle of natural justice as well as right to equality enshrined in the Article 14 of the Constitution. तो इसमें कहा गया कि जो रेगुलेशन 9 है दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ब्रैकेट कंडीशंस एंड अपॉइंटमेंट सर्विसेज ब्रैकेट क्लोज रेगुलेशन 1952, इसमें कहा गया कि आप बिना किसी रीजन, कोई रीजन असाइन किए हुए किसी भी परमानेंट और कंफर्म्ड एम्प्लॉय को बिना कोई रीजन दिए और बिना उसको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दिए आप उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। ये जो रेगुलेशन है दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रेगुलेशन है बेसिकली आर्बिट्रेरी है, अनरीजनेबल है और वायलेटिव है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए ये सारी कंडीशंस हैं कि आर्बिट्रेरी, अनरीजनेबल, वायलेटिव है, इसलिए ये वॉइड होगा, ये रेगुलेशन वॉइड होगा। द रेगुलेशन गिव, क्योंकि इस रेगुलेशन ने अनकैनलाइज्ड और आर्बिट्रेरी पावर दे दी अथॉरिटी को। इस तरह से ये नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं और राइट टू इक्वलिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि एंश्योर्ड हैं, जो कि आर्टिकल 14 में प्रोवाइड किए गए हैं, उसके विरुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया। इसके बाद में केस आया FCI वर्सेस कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज। FCI वर्सेस कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज, इसका साइटेशन है ब्रैकेट में 1993
ब्रैकेट क्लोज 1 SCC 71। इसमें ये कहा गया कि नो कोजेंट रीजंस वर इंडिकेटेड फॉर द रिजेक्टिंग ऑल टेंडर्स, मतलब टेंडर इनवाइट किए गए थे इसमें। जो डैमेज फूड ग्रेन्स होते हैं उसके लिए टेंडर इनवाइट किए गए, उसमें था उसने 90 lakhs का उसका हैश बिड था, लेकिन बाद में सारे के सारे टेंडर्स को एफसीआई ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद में नेगोशिएशन के लिए उन्होंने इनवाइट किया सारे के सारे जितने भी टेंडर्स थे, और बाद में किसी दूसरे व्यक्ति को वन 1 करोड़ 10 lakhs में टेंडर दे दिया। तो जिसका 90 लाख का जो टेंडर था बिडर का, उसने इस चीज को चैलेंज किया कि आप जो है टेंडर के बाद में इसको बिना किसी रीजन असाइन किए आप उसके टेंडर को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये कहा कि हेल्ड दैट नो कोजेंट रीजंस वर इंडिकेटेड फॉर रिजेक्टिंग ऑल टेंडर्स एंड डिसाइडिंग द डिस्पोज ऑफ कम्युनिटी बाय नेगोशिएशन। और जो फूड ग्रेन्स थे, डैमेज फूड ग्रेन्स थे, उनको नेगोशिएशन के माध्यम से उन्होंने टेंडर्स को बुला के प्रोसीडिंग स्टार्ट करें और हाई प्राइस पर उन्होंने उसको डील को फाइनल किया। तो उसको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो नो, इट कैन नॉट बी डन, इट इज अनरीजनेबल। इसके बाद में नेक्स्ट केस आता है बीसीपीपी, मजदूर संघ वर्सेस एनटीपीसी। ये भी डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड केस था कि बीसीपीपी मजदूर संघ वर्सेस एनटीपीसी। इसका साइटेशन है AIR 2008 SC 336। इसमें जो अपीलेंट से बेसिकली एम्प्लॉइज थे एनटीपीसी के। एनटीपीसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसने चैलेंज किया, वैलिडिटी को ट्रांसफर कर दिए थे। जो भारत एनटीपीसी ने अपने कुछ शेयर्स को बाल्को को ट्रांसफर कर, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को, एक प्राइवेट कंपनी था, उसको ट्रांसफर कर दिए थे। और इसमें जो पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को ये कहा गया कि जो पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है दैट इज इलीगल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि द कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज कैन नॉट बी चेंज्ड retrospective without giving them opportunity of hearing, and this amount to be arbitrary and violative to section 23 of the Contract Act as well as violative of article 14 of the Constitution of India. Employees are neither party to the agreement nor they have been heard before changing their service conditions. Therefore the action of management is violative of article 14 of the Constitution. तो बीसीपीबी मजदूर संघ वर्सेस एनटीपीसी में क्या हुआ कि एनटीपीसी ने हमने शेयर्स को बाल्को को दे दिया। बाल्को को जब दे दिया तो जो सर्विस कंडीशंस थी बाल्को ने वो चेंज कर दी एम्प्लॉइज की। तो इसमें यही कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो एम्प्लॉइज हैं दे आर नॉट द पार्टी फॉर द एग्रीमेंट रिगार्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट। तो उनकी जो सर्विसेज हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उनकी सर्विस कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। और यही कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंडीशन सर्विस कंडीशंस हैं एम्प्लॉइज की, उनको चेंज नहीं किया जा सकता रेट्रोस्पेक्टिवली मींस कि मतलब 1 जुलाई से कोई एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है और आप उनकी सर्विस कंडीशंस जो हैं, सपोज कि 1 जून की हैं, तो आप 1 जुलाई ऑनवर्ड्स प्रोस्पेक्टिव तो सर्विस कंडीशंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव सर्विस कंडीशंस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था इसमें। और अगर रेट्रोस्पेक्टिव अगर सर्विस कंडीशंस चेंज करते हैं तो इस तरह की जो सर्विस कंडीशंस हैं वो वायलेटिव हैं आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद में एक्सक्लूजन ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका एक ऑब्जर्वेशन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बस कि मैड्रास सिटी वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मैड्रास सिटी वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसका साइटेशन है ब्रैकेट में 1994 ब्रैकेट क्लोज 5 SCC 509। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेटिव एक्शन प्लेनरी और सबऑर्डिनेट इज नॉट सब्जेक्ट टू नेचुरल जस्टिस। कि जो लेजिस्लेटिव एक्शन है प्लेनरी या सबऑर्डिनेट है इज नॉट सब्जेक्ट टू नेचुरल जस्टिस रूल्स, वो सब नेचुरल जस्टिस रूल्स के सब्जेक्ट नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से अपहेल्ड कर दिया रिपील ऑफ तमिलनाडु लिकर ब्रैकेट में वेंडिंग इन बार ब्रैकेट क्लोज रूल्स 1992 अंडर तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट 1937 को।
और नॉन रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड टू द रिटेल वेंडर्स फॉर सेलिंग लिकर्स एंड बार्स। तो बेसिकली जो बार्स के जो लाइसेंस दिए गए थे उसको प्रोहिबिट कर दिया गया था इससे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये एक्सटेंड नहीं किया गया है, अगर रिन्यूअल नहीं किया गया लाइसेंस का, या बार्स को लाइसेंस नहीं जारी किया जा रहा है, ये जो है नेचुरल जस्टिस रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। इसके बाद में ये है कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसमें केस है डी के यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्रीज। इसका साइटेशन है ब्रैकेट में 1993 3 एससीसी 258। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ वर्कर विदाउट गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इन अनजस्ट, आर्बिट्रेरी एंड इलीगल। कि अगर किसी वर्कर को की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है, उसको बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए हियरिंग की, वो अनजस्ट होगा, अनजस्ट है, आर्बिट्रेरी है और इलीगल है। और कोर्ट ने कहा कि द राइट टू लाइफ इंश्योरेंस अंडर आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 21 में इंश्योरेंस है, और इसमें राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड होती है, एंड एन ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। और अगर कोई ऑर्डर किया गया है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय with civil consequences and depriving of his livelihood, and therefore fair play requires that before taking such an action a reasonable opportunity must be given। तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। और अगर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है एक पर्सन की लाइवलीहुड को डिप्राइव करने का, तब उसको आर्टिकल 14 में वो उसे चैलेंज कर सकता है, ये कहते हुए कि ये जो भी किया गया है उसके एम्प्लॉयर के द्वारा वो अगेंस्ट राइट टू लाइफ है, जस्ट और वो अगेंस्ट जस्ट एंड फेयर है, और आर्बिट्रेरी नहीं है, ऑफेंसिव ऑप्रेसिव नहीं है। इन कंडीशंस को फुलफिल किया जाना चाहिए। जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है कि उस प्रोसीजर में ये आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको एम्प्लॉयर को कि ना तो वो उसके राइट्स के अगेंस्ट है, ना अनजस्ट है, और ना अनफेयर है, और ना ही आर्बिट्रेरी है। तो बेसिकली जो ये है ना कि सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल लॉज एंड एक्शन टेकन अंडर देम विल हैव टू पास द टेस्ट अंडर आर्टिकल 14। कि जो भी है सब्सटेंसिव प्रोसीजरल लॉज हैं उनको आर्टिकल 14 के जो टेस्ट हैं, आर्टिकल 14 के टेस्ट क्या हैं? इंटेलिजेंट डिफरेंसिया, और जो डिफरेंसिया है उसका नेक्सस होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। अगर ऐसा है तो इस केस में कहा गया कि देयर कैन बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन फॉर द पर्पज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। द एम ऑफ बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी एज वेल एज क्वाज़ी जुडिशियल इंक्वायरी इज द सेम, दैट इज टू अराइव एट अ जस्ट डिसीजन। कि दोनों का पर्पज एक है कि जस्ट डिसीजन पर पहुंचना। द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैलकुलेटेड टू सिक्योर जस्टिस। अगर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कैलकुलेट किया जाता है जस्टिस को सिक्योर करने के लिए, और टू पुट इट नेगेटिवली टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को रोकना अगर इसका उद्देश्य, इट इज डिफिकल्ट टू सी व्हाई इट शुड ओनली अप्लाई टू क्वाज़ी जुडिशियल इंक्वायरी एंड नॉट टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। इट मस्ट लॉजिकली अप्लाई टू बोथ, कि दोनों के लिए अप्लाई होना चाहिए। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर पार्ट ऑफ आर्टिकल 14। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर्टिकल 14 का पार्ट है, और प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब है लॉ के द्वारा वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। तो यहां तक हम ये समझे अभी तक कि आर्टिकल 14 की जो बात हो रही है उसमें दो कॉन्सेप्ट बेसिकली हैं। एक तो है रूल ऑफ लॉ, दूसरा है नेचुरल जस्टिस। अगर कहीं भी रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इट मींस इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसी में राइट टू इक्वलिटी में बात आई, गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। इसमें लैंडमार्क जजमेंट है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा VISHA के विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका साइटेशन है AIR 1997
SC 3014, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया या अपना ऑब्जर्वेशन ये दिया कि एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन प्लेसेस ऑफ देयर वर्क until a legislation is enacted for this purpose, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कि कोई इनेक्टमेंट नहीं आ जाता है वर्किंग वुमेन के लिए वर्क प्लेस पर, उसके लिए एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस दी। तो उन एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस ने सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन किया कि ऑल एम्प्लॉयर्स, कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं या पर्सन्स इन चार्ज ऑफ वर्क प्लेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर should take appropriate steps to prevent sexual harassment without prejudice to the generality of his obligation. He should take the following steps, कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए ऑल एम्प्लॉयर्स के द्वारा जो भी ये इंचार्ज हैं किसी वर्क प्लेस के। express prohibition of sexual harassment, which include physical contact, advances, a demand of request for sexual favors, sexually colored remarks, showing pornographic or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature should be noticed, published and circulated in the appropriate ways। कि इस सारी चीजों के लिए एक सर्कुलर है सारे के सारे एम्प्लॉयर के द्वारा, उसको एक अप्रोप्रिएट प्लेस पर उसे पब्लिश किया जाना चाहिए, उसको पेस्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं मेल्स को ये मालूम होना चाहिए कि द एक्शन कैन बी डन अगेंस्ट देम, और विमेन को ये मालूम होना चाहिए जिससे कि वो सिक्योर हो सकें कि दे आर सिक्योर बिकॉज एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द वायलेटर्स। दूसरी गाइडलाइन ये दी, the rule and regulation of government public sector bodies relating to conduct and discipline should include rules prohibiting sexual harassment and provide for appropriate penalties against the offender। कि अगर किसी भी वायलेटर के द्वारा अगर कोई हरासमेंट किया गया है तो उसके अगेंस्ट पेनल्टीज होना चाहिए ऑफेंडर। एज रिगार्ड्स टू प्राइवेट एम्प्लॉइज द एबव प्रोहिबिट्स शुड बी इंक्लूडेड इन स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो गाइडलाइन है कि अप्रोप्रिएट वर्क कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क, लेजर, हेल्थ एंड हाइजीन टू फर्दर एंश्योर दैट देयर इज नो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट टुवर्ड्स वुमेन एट वर्क प्लेस एंड नो एम्प्लॉई women should have reasonable ground to believe that she is disadvantaged in connection with her employment। इसके बाद में एक आ गया वेयर सच कंडक्ट अमाउंट्स टू स्पेसिफिक ऑफेंसेस, और यहाँ पर अगर जो ऊपर गाइडलाइन दे रखी हैं अगर इन गाइडलाइंस को वायलेट किया गया है और कोई इस तरह का ऑफेंस कमिट किया गया है जो इंडियन पिनल कोड या किसी एनी अदर लॉ में है, वो उसको पेनलाइज किया जा सकता है। तो एम्प्लॉयर शैल इनिशिएट appropriate action in accordance with law, making a complaint with appropriate authority। इसके बाद में एक आ गया कि the victims of the sexual harassment should have option to seek transfer of the perpetrator, कि या तो जिसके द्वारा जो वायलेटर है उसके ट्रांसफर के लिए या अपने ट्रांसफर के लिए वो जो भी विक्टिम है वो अप्लाई कर सकती है और उसको एंटरटेन किया जाना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कि जो सब टॉपिक है ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका साइटेशन है AIN 1982 SC 879। इसमें ये कहा गया कि ऑल्दो द प्रिंसिपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट। बेसिकली ये आर्टिकल 39 क्लॉज सी में प्रोवाइड किया गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लेकिन इट इज सर्टेनली कॉन्स्टिट्यूशनल गोल अंडर आर्टिकल 1416 कि आर्टिकल 1416 और आर्टिकल 39C में एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। इसलिए इस राइट को भी उसी तरह से एनफोर्स किया जा सकता है जैसे कि अदर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जा सकता है। कैन बी एनफोर्स इन केस ऑफ अनइक्वल स्केल्स ऑफ पे बेस्ड ऑन रैशनल क्लासिफिकेशन। The decision in Ranveer Singh case has been followed in a number of cases by Supreme Court।
बाकी आपका एक दिन का और है गया इसका आर्टिकल से राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड एक दिन का मटेरियल और रह गया है, वो नेक्स्ट उसमें लेक्चर में कवर किया जाएगा। बाकी किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। सर मेरी क्वेरी है एक। जी बताइए। तो ये आर्टिकल 31(6) जो है ना, तो जो हम आर्टिकल 40 को आर्टिकल 14 जो है मिला के पढ़ते हैं सर, इसका मेरे कहाँ कहाँ सर इसका यूज होता है ये समझ नहीं आता मेरा। जैसे नॉन वॉलेट होता है आर्टिकल 14 और 96 सर, यहाँ पे ये दो अपवाद से रहते हैं ना, 31 का C जो है वो। हाँ। तो सर ये मेरा कंफ्यूज रहता है, ये क्लियर नहीं होता सर कहाँ पे हम इससे। नहीं 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 नहीं, ये अभी आपका अभी आपका ये प्रीमेच्योर क्वेश्चन है। जी सर। अजय आपका ये अभी प्रीमेच्योर क्वेश्चन है अभी। ये नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के बाद में जब आप पूरा मैं कवर कर दूंगा। आप म्यूट हो जी जी। जाइए, म्यूट हो जाइए आप। हाँ अजय, ये बोल रहे थे हम कि अभी आपका ये प्रीमेच्योर क्वेश्चन है। अभी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो मतलब बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक्स इसके कवर हो जाएंगे, तो आप जो है अपने क्वेश्चन को समझ पाएंगे प्रॉपर्ली। और 14 15 16 बेसिकली रिजर्वेशन के अलावा है ना, रिजर्वेशन या एडमिशन। एडमिशन जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन है, या फिर सपोज कीजिएगा आपके सर्विसेज में आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या प्रमोशन से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो 14 15 16 का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसीलिए एक साथ पढ़ाया जाएगा कि ये उसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। सर ये 31(6) 31C है ना, इसका सप्लस सी जी 31 का, ये 14 को मिला के पढ़ते हैं हम सर, तो इसका ये समझ में नहीं आता मेरे हल्का, इसमें डाउट रहता है। ओके ओके, एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए बस। 31C को जैसे मैं आपको प्लेनली रीड करके बताता हूं पहले। सेविंग ऑफ लॉस इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स notwithstanding anything contained in Article 13, no law giving effect to the policy of the state towards securing all or any of the principles laid down in Part 4 shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away the averages of the rights conferred by Article 14 and 19. And no law containing a declaration that it is for giving effect to such a policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy, provided that where such law is made by the legislature of the state, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law having been reserved for the consideration of the president has received his assent. तो इसमें आर्टिकल 31C में अपने आप में कहा गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13 के, यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 13 जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। कहाँ अप्लाई नहीं होगा? जहां पर कि नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टुवर्ड सिक्योरिंग, कि अगर स्टेट के द्वारा कोई लॉ बनाया गया है पार्ट 4 में, है ना, तो वो केवल इसलिए अवॉइड नहीं हो जाएगा कि वो बाकी के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, या फिर ये कहिएगा कि वो टेक्स अवे एवरेजेस एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 और 19, कि आर्टिकल 14 या 19 के कुछ राइट्स दिए गए हैं उनको वो एवरेज कर देता है, मतलब उसे हटा देता है या उसे प्रोहिबिट कर देता है, तो इसलिए उसे वो नहीं कर लिया जाएगा। तो बेसिकली स्पेसिफिक प्रोविजन है। और आई थिंक लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया भी था ये इस मामले में, इसी वाले आर्टिकल 31C के बारे में। मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ बताया था मैंने आपको।
इसको हमने उसमें बताया था कि जो इसकी आर्टिकल 14 की लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन में पहला पॉइंट यही बताया था कि स्कोप ऑफ राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 हैज बीन कंसिडरेबली रेस्ट्रिक्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट, कि आर्टिकल 14 की जो वो है 14 का जो स्कोप है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 से, जिसमें कि नया आर्टिकल 31C ऐड किया गया था, जिसमें वो मैंने जो पढ़ के बताया कि सच लॉ, ये इसमें कहा गया एडेड बाय अमेंडमेंट एक्ट provides that law made by state for implementing directive principles contained in clause B or clause C of article 39 cannot be challenged on the ground that they are violative of article 39. तो क्लॉज सी तो यही हो गया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर इसको अप्लाई कर दिया गया है तो उसको आर्टिकल 14 में चैलेंज नहीं किया जा सकता है ना। दूसरा जो था 39C ये हो गया, 39B क्या है, एक मिनट होल्ड करिए जरा। 39B है कि दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स